नमस्ते नमस्कार, मैं हूं संदीप कुमार शुक्ला। स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। वादे के मुताबिक मैं आपके सामने हाजिर हूं। आज थोड़ा सा वीडियो में डिले होगा क्योंकि टेक्निकल इश्यू होने के कारण से वीडियो में थोड़ा सा इश्यू आएगा। तो वीडियो की टाइमिंग 4 बजे ना होकर के हो सकता है 5:30 या 5 बजे या 6:30 बजे 6 बजे के आसपास हो। क्लियर है? उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं आपसे। हमने आपसे वादा किया है कि हम डेली आपके लिए मंडे टू सैटरडे क्लास लेकर आएंगे। MPPSC प्रीलिम्स 2021 का जो पेपर होने वाला है 19 जून को, उसके लिए हमने जो सीरीज चालू की है, लक्ष्य सीरीज, लक्ष्य ऐसा कि भेदा जाए, जिसमें हमने MPPSC प्रीलिम्स के सिलेबस में यूनिट नंबर 10 को पहले टच किया है, जिसके हम सारे आयोग फिनिश करेंगे। प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, लगभग आयोग हो चुके हैं। आज किस आयोग का नंबर है, आइए देखते हैं। आज जो आयोग हम करने वाले हैं उसका नाम है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, राष्ट्रीय महिला आयोग। इंपॉर्टेंट है, क्लियर है? ये क्लास डेली शाम को 4 बजे होती है मेरे द्वारा, संदीप कुमार शुक्ला के द्वारा। मंडे टू सैटरडे, संडे ऑफ रहता है। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। व्हेन वाज द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एस्टैब्लिश्ड? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 31 जनवरी 1992 को, 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि महिलाओं के साथ जो होने वाला उत्पीड़न है, समस्याएं हैं, उसको ठीक करना, उसके लिए कानून बनाना, कानून बनवाने में हेल्प करना, मदद करना और महिलाओं को मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करना। क्लियर? चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। 31 जनवरी 1992 को आपका स्थापना की जाती है राष्ट्रीय महिला आयोग की। किस आधार पर की जाती है, किस कानून के तहत की जाती है, किस प्रोविजन के तहत की जाती है? तो आपको बता दूं मैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम पास किया गया था 1990 में। नेशनल वुमेन राइट्स कमीशन आया था आपका कब? नेशनल वुमेन कमीशन आया था आपका 1990 में। अधिनियम आया था, एक्ट आया था। इस एक्ट के प्रोविजन के आधार पर हमने 31 जनवरी 1992 को स्थापना की है राष्ट्रीय महिला आयोग की। साथ ही साथ प्रकृति कैसी है? सांविधिक है, स्टैट्यूटरी है। इसका निर्माण एक अधिनियम के तहत किया गया है। यह संवैधानिक नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। इसके बारे में कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र नहीं मिलेगा। क्लियर है? यह संवैधिक है, अर्थात स्टैट्यूटरी है। मुख्यालय की बात करेंगे तो दिल्ली, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। लगभग अमूमन जितने भी नेशनल आयोग होते हैं उनका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। पहले अध्यक्ष की बात कीजिएगा तो आदरणीय जयंती पटनायक जी जो पहली चेयरमैन थी इसकी, और फर्स्ट सचिव की बात कीजिएगा उमा पिल्लई जी इसकी फर्स्ट सेक्रेटरी थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। विच सेक्शन ऑफ द एक्ट डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन? राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन के बारे में कौन सा धारा, कौन सा सेक्शन डिस्कशन करता है? देखिए किस अधिनियम की बात हो रही है? नेशनल वुमेन कमीशन का जो एक्ट है 1990 का, उसकी धारा के बारे में बात हो रही है, उसके सेक्शन के बारे में बात हो रही है। इस एक्ट के सेक्शन नंबर 3 में, धारा 3 में गठन की बात की गई है, स्ट्रक्चर की बात भी की गई है, संरचना और गठन की बात की गई है। थोड़ी इसको डीप में देखेंगे। आइए एक बार डीप में देखते हैं। देखिए ओवरऑल बोलोगे तो सेक्शन जो 3 है, धारा 3 है, उसमें इस आयोग के गठन और संरचना की बात है। लेकिन अगर आप थोड़ा अंदर जाएंगे तो क्लॉज आपको पढ़ना पड़ेगा, खंड पढ़ना पड़ेगा। क्लॉज कौन सा है? सेक्शन 3 का क्लॉज 1। सेक्शन 3 के अंदर एक क्लॉज आएगा, खंड आएगा 1। वो कहता है केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया जाएगा। तो याद रखना गठन की बात किस में है? सेक्शन 3 में। और सेक्शन 3 में भी किस में है? सेक्शन 3 क्लॉज 1 में। थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ेगा। जबकि संरचना की जो बात की गई है, कहां पर की गई है? आपका सेक्शन 3 क्लॉज 2 में। धारा 3 के खंड 2 जो है वो इस कमीशन के संरचना के बारे में बात करता है। क्लियर? चलिए उसके अलावा इस संरचना की अगर बात करेंगे तो कितने मेंबर्स होते हैं? 1 + 5 + 1 ये स्ट्रक्चर होता है। 1 चेयरमैन होते हैं, 5 मेंबर्स होते हैं और 1 सेक्रेटरी होता है। ये जो 5 मेंबर्स होते हैं इनका अपॉइंटमेंट केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। और इन 5 मेंबर्स में से 1 मेंबर कंपलसरी है शेड्यूल कास्ट का और 1 मेंबर कंपलसरी है शेड्यूल ट्राइब का। क्लियर? चलिए उसके अलावा ये जो आयोग बनाया गया है महिला आयोग, उद्देश्य क्या है? महिलाओं का कल्याण करना, महिलाओं के साथ कुछ गलत ना हो, है ना? कोई गलती अगर होती है उसको ठीक कराना, दोषी को सजा दिलवाना। ये कार्य किसका है? आपका वुमेन कमीशन का। तो लाजिमी सी बात है इसके मेंबर चेयरमैन बनने के लिए कौन आदमी परफेक्ट होगा, कौन कैंडिडेट परफेक्ट होगा? ऐसा कैंडिडेट जिसको लॉ का नॉलेज है,
ऐसा कैंडिडेट जिसने वुमेन्स के लिए अपने करियर में काम किया है, ऐसा कैंडिडेट जिसने सोशल वर्क किया है, ऐसा कैंडिडेट जिसका जो पास्ट का एक्सपीरियंस रहा है वो ऐसे डिपार्टमेंट्स में रहा है जिनका संबंध डायरेक्टली या इनडायरेक्टली महिलाओं से रहा हो, समाज कल्याण से रहा हो, ऐसे कैंडिडेट्स को प्रायोरिटी में रखा जाता है वुमेन कमीशन का मेंबर चेयरमैन बनने के लिए। वही चीज लिखी है, विधि, महिला आंदोलन, महिला संगठन, महिला विकास, उद्योग आदि, इन चीजों के लिए क्या होता है आपका, इनको प्रायोरिटीज में रखा गया है। ऐसे जो लोग हैं वो प्रायोरिटीज में है कि इस कमीशन का मेंबर चेयरमैन बन सकते हैं। सेक्रेटरी की बात कीजिएगा तो जो सचिव होता है, या कि वो ऑल इंडिया सर्विसेज का अधिकारी हो, सदस्य हो, अखिल भारतीय सेवा यूपीएससी के जो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस होते हैं उसमें से हो, या फिर सामाजिक आंदोलन विशेषज्ञ हो, ऐसा कोई पर्सन जिसने सामाजिक आंदोलन में सोशल मूवमेंट्स किया हो। जैसे 2-3 नाम बता दूं, जैसे मेधा पाटकर जी का आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़े लेवल पर सोशल वर्क करती हैं वो, या कि आपने अरुणा राय जी का नाम सुना होगा, बहुत बड़े लेवल पर सोशल वर्क करती हैं वो। ऐसे 2-3 नाम इस कारण से बता रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा नॉलेज जाए कि हाँ इस टाइप के लोगों को प्रायोरिटी दी जाती है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की पदावधि और जो सेवा शर्तें होती हैं, टर्म ऑफ ऑफिस और सर्विसेज जो कंडीशंस होती हैं, उसके बारे में कहां पर डिस्कशन किया गया है। तो जो नेशनल वुमेन कमीशन का एक्ट है 1990 का, 1990 का, उसका सेक्शन 4 जो है वो डिस्कशन करता है टर्म ऑफ ऑफिस और सर्विसेज कंडीशन के। किसके? नेशनल वुमेन कमीशन के। इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ और थोड़ा देखते हैं। तो याद रखिएगा सेक्शन जो 4 है, सेक्शन 4 का क्लॉज 1 पूरी बात करता है इसके पदावधि की। कितनी पदावधि है? 3 ईयर्स रखी गई है, 3 सालों की रखी गई है। इसके अलावा इनका जो त्यागपत्र होता है, रिजाइन होता है, रिजिग्नेशन होता है, इस्तीफा होता है, किसके पास जाता है? केंद्र सरकार के पास जाता है। इसके अलावा जो इस एक्ट की सेक्शन 4 क्लॉज 3 है, इस अधिनियम का धारा 4 खंड 3 है, वो क्या कहता है? वो कहता है कि निम्न कंडीशन में, इन कंडीशन में इस आयोग के मेंबर और चेयरमैन को हटाया जाएगा। ये कहां पर लिखा है? इस अधिनियम की धारा 4 खंड 3, इंग्लिश में बोलेंगे सेक्शन 4 क्लॉज 3 में। कौन हटाएगा? केंद्र सरकार हटाएगी। कौन सी कंडीशन में? पहला, दिवालिया घोषित होने पर, बैंकरप्ट होने पर, असमर्थता, कैसी? फिजिकली या मेंटली, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से कोई अगर समस्या है तो ऐसे इंसान को इस आयोग से बाहर किया जाएगा। पद का दुरुपयोग करना, अपनी पोस्ट का दुरुपयोग किया गया हो, चाहे फाइनेंशियली हो, पॉलिटिकली हो, सोशली हो, किसी भी प्रकार का हो, अगर किसी ऐसा कोई कार्य किया गया है जो अनएथिकल है, इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसे इंसान का इतने बड़े आयोग में रहना उचित नहीं है। इसके अलावा अपराध द्वारा दंडित, कोई ऐसा अपराध किया है जिसके लिए न्यायालय द्वारा उन्हें दंड दिया गया है, कोई सजा सुनाई गई है, ऐसे इंसान जिसको सजा सुनाया है अदालत ने, क्या उस इंसान का इस इतने बड़े आयोग में रहना उचित है? नहीं है। क्लियर है? ऐसे इंसान को सेक्शन 4 क्लॉज 3 के तहत बाहर कर दिया जाएगा। अगला सवाल क्या बोलता है? विच सेक्शन ऑफ द एक्ट डील्स विद द फंक्शंस ऑफ द कमीशन। इस कमीशन के फंक्शंस, कार्यों के बारे में कौन सा सेक्शन है डिस्कशन करता है? इस कमीशन के जो फंक्शंस, कार्य होते हैं, उसके बारे में सेक्शन 10 जो है, जो धारा 10 है, वो डिस्कशन करती है। धारा 10 सेक्शन 10। देखिए ये जो आयोग बनाया गया है, इसके कार्य क्या है? पहला, महिलाओं से जुड़े संवैधानिक और विधिक प्रावधानों का परीक्षण। महिलाओं से जुड़े जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, कोई कानून है, लॉ है, उसमें क्या कहीं पर महिलाओं के लिए कोई ऐसी बात तो नहीं है जो उनके कल्याण के लिए ना हो, उनके हित के लिए ना हो। ऐसे कानूनों का परीक्षण करना, जांच करना, इंक्वायरी करना। अगर कहीं पर गलती है तो सरकार को बोलना कि सरकार जी ठीक कीजिए, ये सही नहीं है महिलाओं के लिए। यह कार्य दिया गया है किसको? महिला आयोग को। प्रतिवर्ष केंद्र और राज्य सरकार को रिपोर्ट देना। जो कमीशन है वो प्रतिवर्ष 1 साल में राज्य सरकार, केंद्र सरकार को रिपोर्ट देता है अपनी महिलाओं के कंडीशंस के बारे में, क्या सिचुएशन है उसके बारे में। और अगर केंद्र या राज्य के द्वारा बीच में भी कोई स्पेशल रिपोर्ट मंगाई जाएगी तो ये जो आयोग है वो रिपोर्ट केंद्र या राज्य को सौंपेगा। साथ ही साथ महिला मामलों में उठाना, महिला मामलों को उठाना, वुमेन से रिलेटेड जो भी मुद्दे होंगे उनको उठाना, सरकार के अंडर लाना या राज्य सरकारों को फोकस में लाना कि भाई ये चीज है, इसको ठीक करने के लिए कानून बनाया जाए या फिर इसको ठीक करने के लिए उपाय किया जाए। महिला शिकायतों की जांच करना, महिलाओं से संबंधित जो भी शिकायतें, कंप्लेन आती है उनकी जांच करना इस आयोग का काम है। महिला अपराधों का अध्ययन और शोध करना, महिलाओं से संबंधित जो अपराध होते हैं, वो चाहे दहेज से संबंधित हो या आप देखते हैं ईविटीजिंग, छेड़छाड़, बलात्कार, वेश्यावृत्ति, जो भी महिलाओं से संबंधित अपराध हैं, ऐसे अपराधों की जांच करना, उन अपराधों को कैसे ठीक किया जाए इसके लिए उपाय करना।
कानून बनाने में सरकार की मदद करना, वर्डिक्ट देने में न्यायालय की मदद करना, और साथ ही साथ ऐसी समस्याओं को ठीक करने के लिए और क्या क्या अपने लेवल पे किया जा सकता है, वो सारा जो कार्य है वो महिला आयोग का कार्य है सेक्शन 10 के आधार पर। आइए आगे चलते हैं। अगला सवाल है, द कमीशन प्रिपेयर्स द रिपोर्ट ऑफ इट्स एक्सपेंसेस एंड दैट ऑफ रिपोर्ट इज स्क्रूटनाइज्ड बाय। जो आयोग है, जो कमीशन है, अपनी रिपोर्ट तैयार करता है, और वो जो रिपोर्ट है वो किसके द्वारा स्क्रूटनाइज की जाती है? किसके द्वारा की जाती है? सीएजी के द्वारा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 148 में सीएजी के बारे में बताया गया है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिनका काम है देख रेख करना सरकार का, राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उसका एक एक पाई जहां पर लग रही है वो मिसयूज ना होने पाए, वो सारा कार्य कौन देखेगा? सीएजी देखेगा। तो महिला आयोग कोई अगर खर्चा कर रहा है तो वो खर्चा जायज है कि नहीं है, गलत है कि नहीं है, वो सब कौन देखेगा? सीएजी देखेगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट धाराएं, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं इस अधिनियम के, याद कर लीजिएगा। सेक्शन 12 जो धारा 12 है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो सीएजी है रिपोर्ट करेगा, सेक्शन 12 में लिखा है। सेक्शन 13 धारा 13 क्या बोलती है? आयोग की वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। ये जो कमीशन है अपनी एनुअल रिपोर्ट किसको भेजता है? केंद्र सरकार को भेजता है। इंपॉर्टेंट है सेक्शन 13, याद कर लीजिएगा। सेक्शन से मिस मत करना बाबू, याद कर लीजिएगा। सेक्शन डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से आएगा। जब आप पेपर देने के लिए जाएंगे, यकीन मानिए जब पेपर देने आप पहुंचोगे ना, तो पेपर देने जाएंगे तो सिर्फ यही दिखाई देगा, अरे सर ने बताई थी चीज, और आप टिक मार के चले आएंगे। क्लियर है? चलिए अगला है सेक्शन 14 धारा 14, रिपोर्ट को संसद में पेश किया जाएगा। जो रिपोर्ट कमीशन के द्वारा दी जाएगी उसे पार्लियामेंट के पटल पर रखा जाएगा, सदन के पटल पर रखा जाएगा। ये कौन सी धारा कहती है? धारा 14 कहती है। अगला है सेक्शन 15, ये क्या बोलता है? ये कहता है कि जो आयोग के अध्यक्ष और चेयरमैन हैं, आपको एक चीज बता दूं कि जो आईपीसी होता है, इंडियन पिनल कोड होता है, उसके ढेर सारे सेक्शंस होते हैं। उसमें एक सेक्शन होता है सेक्शन 21, ठीक है, धारा 21। वो सेक्शन 21 लोक सेवकों के बारे में बात करता है, पब्लिक सर्वेंट की बात करता है, कौन कौन पब्लिक सर्वेंट कहलाएंगे। उस जगह पर आईपीसी की धारा 21 में आपका सेक्शन 21 में जो इस आयोग के वुमेन कमीशन के मेंबर चेयरमैन हैं, उन्हें पब्लिक सर्वेंट के दायरे में रखा गया है। साथ ही साथ सेक्शन 16 क्या बोलता है? महिला संबंधी नियमों को बनाने में पहले आयोग से परामर्श करेगा कौन? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार या राज्य सरकार जब भी कोई कानून बनाएंगी, जो कानून महिलाओं से संबंधित है, ऐसे में उनकी ड्यूटी है कि वो पहले आयोग से क्या कर लें? सलाह मशवरा कर लें, एडवाइस ले लें कि भैया ऐसा ऐसा हम कानून बनाने का प्लान कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, महिलाओं से संबंधित अगर कोई भी कानून केंद्र या राज्य के द्वारा बनाया जाएगा तो सेक्शन 16 के आधार पर उसके बारे में आयोग से क्या लेना पड़ेगा? आपका सलाह मशवरा पर लेना पड़ेगा। आगे है, द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हैज बीन गिवन द स्टेटस इक्विवेलेंट टू। ये जो कमीशन है, इस कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं उन्हें किसका रैंक रखा गया है? कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक, जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं उस रैंक का माना जाता है। क्लियर है? तो इस कमीशन के जो चेयरमैन है कौन सा रैंक रखते हैं? कैबिनेट मंत्री का, कैबिनेट मिनिस्टर का। जबकि मेंबर की बात करोगे तो मेंबर के पास में कौन सा होता है? स्टेट मिनिस्टर का, राज्य मंत्री का। कौन सा? राज्य मंत्री का। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा मामला महिलाओं से जुड़ा हुआ कानून है? यहां पर 3-4 कानून है जो महिलाओं से जुड़े हुए हैं, बताना है। पहला है आपका दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, दहेज से संबंधित कानून है एक 1961 का, महिलाओं से जुड़ा है। प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994, महिलाएं जब प्रेग्नेंट होती हैं उसके पूर्व जो डायग्नोस करने के लिए, पता लगाने के लिए कि लड़का है कि लड़की है, ये कानून बनाया गया है। इसको रोका जाना चाहिए, इसको रोकने के लिए कानून बनाया गया है, महिलाओं से संबंधित है। अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956, इमोरल ट्रेड एक्ट 1956, आपको मालूम है कि कई केस में देखा गया कि महिलाओं की, लड़कियों की खरीद फरोख्त की जाती है, उन्हें सेक्स वर्क में भेजा जाता है, लड़कियों को बेचा जाता है। इसके लिए कानून बनाया गया है 1956 का इमोरल ट्रेड एक्ट। ऐसा कोई व्यापार जो अनैतिक है, ये तीनों के तीनों कानून किससे संबंधित हैं? महिलाओं से संबंधित हैं। इसके अलावा एक और कानून है घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम 2006, जो कि घरेलू हिंसा से संबंधित है। महिलाओं के साथ में शादी के बाद में घरेलू हिंसा की जाती है, शादी के पहले भी किसी लड़की के साथ घरेलू हिंसा की जाती है, तो ये आपका कानून है जो उनकी रक्षा करता है। तो ये चारों के चारों कानून किससे रिलेटेड हैं? महिलाओं से रिलेटेड। आगे चलते हैं। When was the सखी वन स्टॉप सेंटर कैंपेन स्टार्टेड? सखी वन स्टॉप सेंटर जो अभियान है कब शुरू किया गया? बिल्कुल सिंपल है, कब किया गया था? यह किया गया था आपका 1 अप्रैल 2015 को। कब किया गया था?
1 अप्रैल 2015 को, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चलिए, यह महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत शुरू किया गया था। इसको किसने शुरू किया था? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, महिला और बाल विकास जो मंत्रालय है उसके अंतर्गत काम शुरू किया गया था। याद रखिएगा, उद्देश्य क्या है? महिलाओं का, जो हिंसा से प्रभावित महिलाएं हैं, जिनके साथ हिंसा हुआ है, वायलेंस हुआ है, उनको सिचुएशन के बाद मेन स्ट्रीम में लाने के लिए उनकी मदद करना, जो प्रभावित महिलाएं हैं उनकी हेल्प करना। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आपको मालूम है कि निर्भया फंड बनाया गया था, जो ऐसी महिलाएं जिनके साथ में घरेलू हिंसा होती है, ऐसी महिलाओं के केस होने के बाद अब उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, उनकी मदद करने के लिए, आपको बता दूं मैं कि 2013 में निर्भया फंड बनाया गया था। क्लियर है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ चुका है। अगला सवाल है, मध्य प्रदेश महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? एमपी का जो वुमेन कमीशन की स्थापना कब की गई थी? 23 मार्च 1997 को, 23 मार्च 1997 को मध्य प्रदेश के महिला आयोग की स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसका आधार क्या था? मध्य प्रदेश वुमेन कमीशन के एस्टेब्लिशमेंट का बेस क्या था? इसका बेस था मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995। 1995 में मध्य प्रदेश ने वुमेन कमीशन एक्ट लाया था और उसमें सेक्शन है 3, धारा 3, उसके आधार पर हमने मध्य प्रदेश में महिला आयोग की स्थापना की थी। नेक्स्ट अगला है, सांविधिक प्रकृति है, स्टैट्यूटरी है, संवैधानिक नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं मिला है, एक्ट के तहत बनाया गया है, स्टैट्यूटरी। इसके अलावा जो आयोग के मंत्री नहीं, अन्य सदस्य जो होते हैं उनको राज्य मंत्री का दर्जा मिला होता है। आयोग को मंत्री हटा दीजिएगा। जो आयोग होता है, कमीशन होता है, उसके जो मेंबर्स होते हैं इनके पास कौन सा स्टेटस होता है? राज्य मंत्री का। और जो चेयरमैन होता है उसके पास कौन सा होता है? कैबिनेट मिनिस्टर का, कैबिनेट मंत्री का। क्लियर है? चलिए, अगला सवाल है, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स आर देयर इन द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन? शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के कितने मेंबर्स होंगे? देखो, मैंने आपको बताया था कि 1 + 5 + 1 ये फॉर्मूला है। एक चेयरमैन, एक सेक्रेटरी, 5 मेंबर। इन 5 मेंबर में एक शेड्यूल्ड कास्ट होना चाहिए, एक शेड्यूल्ड ट्राइब होना चाहिए। शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब याद रखना, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग की नोडल एजेंसी कौन सी है ना? नोडल एजेंसी कौन सी है? तो ये जो महिला आयोग कमीशन है, इसका नोडल एजेंसी है महिला और बाल विकास मंत्रालय, है ना? जो मिनिस्ट्री है, जो वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए है, ये मंत्रालय जो है आपका किसके लिए है? इसका नोडल एजेंसी है नेशनल वुमेन कमीशन का। क्लियर है? महिला और बाल विकास विभाग बनाया गया था 1985 में। कब बनाया गया था? 1985 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका उद्देश्य क्या था? महिलाओं और बच्चों को विकास करना, उनके जो समस्याएं हैं उसको दूर करना, उनके हितों की बात करना, उनके इंटरेस्ट की बात करना। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन शुड हैव एक्सपीरियंस ऑफ। जो इस कमीशन में, राष्ट्रीय महिला आयोग कमीशन में जो मेंबर्स आएंगे उनके क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए? विधि का, लॉ का, बिल्कुल ठीक है, उनको कानून का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मैंने शुरू में बताया आपको। मैनेजमेंट, प्रबंधन का बिल्कुल होना चाहिए। उसके बाद में इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, आर्थिक विकास का बिल्कुल होना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। ऑल इज राइट आंसर। ऐसे लोग जो इन फील्ड से आते हैं, ऐसे लोगों को प्रायोरिटी में रखा जाएगा, किसमें? वुमेन कमीशन का मेंबर बनने के लिए। अगला सवाल है, विच कोर्ट हैज द पावर ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन? राष्ट्रीय महिला आयोग को कौन से न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती हैं? आपको बता दूं मैं कि जो नेशनल वुमेन कमीशन उसके पास में सिविल कोर्ट का पावर होता है। किसी को समन करना, किसी को गवाही के लिए बुलाना, सामने पेश करने का आदेश देना, यह किसके पास होता है? कमीशन के पास में पावर होता है। यहां पर देख सकते हैं, पॉइंट लिखा हुआ है। साथ ही साथ महिला के सदस्यों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया है, लिखा है। अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है, लिखा हुआ है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच इज अ ब्रांच ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन? ठीक है, निम्न में से कौन सी शाखा राष्ट्रीय महिला आयोग की शाखा है? यहां पे 3-4 पॉइंट्स लिखे। आपको मालूम है कि जो वुमेन कमीशन है तो 1 + 5 + 1 का बॉडी है। एक चेयरमैन, 5 मेंबर्स, एक सेक्रेटरी। लेकिन उसके बावजूद भी इसके जितने सारे कार्य होते हैं कि ढेर सारी ब्रांचेस होती है इसकी। कोई लीगल ब्रांच होगी, कोई कंप्लेन ब्रांच होगी, कोई आपका उनको उत्थान करने के लिए प्लान बनाने वाली ब्रांच होगी। ढेर सारी ब्रांचेस होती हैं। उसमें से एक ब्रांच होती है स्टैट्यूटरी ब्रांच, वैधानिक शाखा। क्लियर है? और भी कौन कौन सी ब्रांचेस है आइए देखते हैं। पहला कंप्लेंट एंड इन्वेस्टिगेशन सेल होता है, जो कंप्लेंट और इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड संभालता है। लीगल सेल होता है, जो कानूनी एंगल देखता है। पॉलिसी मॉनिटरिंग और रिसर्च सेल होता है। नॉन रेसिडेंट इंडियन सेल होता है, नॉर्थ ईस्ट सेल। सोमोटो सेल। पब्लिक रिलेशंस इंक्लूडिंग मीडिया मैनेजमेंट सेल होता है। साइकेट्रिस्ट कस्टोडियल होम्स रिफॉर्म सेल होता है। कैपेसिटी बिल्डिंग सेल, वुमेन सेफ्टी सेल,
वुमेन वेलफेयर सेल, आरटीआई सेल, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख सेल, ये 13 सेल्स हैं जो कि ब्रांचेस हैं वुमेन कमीशन की, जो अलग अलग एंगल पे काम करते हैं। कोई कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम करता है, कोई नॉर्थ ईस्ट के लिए काम करता है, कोई सोमोटो के लिए काम करता है, कोई लीगल के लिए काम करता है, कोई पब्लिक रिलेशंस के लिए काम करता है। सारे के सारे का अपना अपना सेपरेट काम है। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रीय महिला आयोग की संरचना क्या है? अभी इसी वीडियो में कई बार रिपीट किया मैंने, क्या संरचना है? 1+5+1, 1 चेयरमैन, 1 सेक्रेटरी और 5 मेंबर्स होते हैं। क्लियर? चलिए, उसके बाद में ये मैंने बता दिया था कि एक शेड्यूल कास्ट, एक शेड्यूल ट्राइब होना चाहिए। साथ ही साथ श्रीमती रेखा शर्मा जो हैं, ये वर्तमान में क्या है? इस कमीशन की चेयरमैन है। क्लियर है? चलिए, इस वीडियो के लिए इतना ही रख लेते हैं। आपको बहुत ही शानदार तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से पूरा का पूरा कमीशन अच्छे से आपको समझाया गया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं डेली शाम को 4 बजे आपके सामने हाजिर होऊंगा, एवरीडे 4 PM, मंडे टू सैटरडे। मेरा नाम है संदीप कुमार शुक्ला। अगर आप मेरे से पर्सनल बात करना चाहते हैं तो मेरा फेसबुक आईडी संदीप कुमार शुक्ला के नाम से है, इंस्टाग्राम में संदीप सर जीके के नाम से हूँ, टेलीग्राम, व्हाट्सएप हर जगह अवेलेबल हूँ। आप मेरे से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में 4 बजे। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।